नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज से एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत में छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला खूब उठा। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बच्चों को चूहे के कुतरने पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। जोबर से विधायक सोना पटेल पूतना के ड्रेसअप में विधानसभा पहुंची। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देना चाहती है। कांग्रेस गुटों में बढ़ चुकी है और केवल आरोप लगाती है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सत्र की अवधि कम होने पर सरकार को घेरा। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस की हार की बौखलाहट है। कफ सिरप मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। वहीं कांग्रेस विधायक अनुभा मंजरानी ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कफ सिरप मामले पर सरकार ने कार्रवाई की है और कंपनी मालिक को जेल भेजकर दबाव पर प्रतिबंध लगाए। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। वहीं जयवर्धन सिंह ने भी किसानों के मुद्दे उठाए। वहीं संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कफ सिरप और इंदौर चूहा कांड को कोई कार्रवाई से विलोपित करें। और कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ी के काम के दबाव में बीएलओ की मौत का भी मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 8 बीएलओ की मौत का जिक्र किया तो मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी गरिमा का ध्यान रखें। भोपाल की हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भावांतर भुगतान योजना को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए। आज प्रदेश में किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं। अभी एक आदिवासी महिला गुना में मर गई, तो इसके लिए कौन जवाबदार है? प्रशासन जवाबदार है। बिजली में 10-10 घंटे की बात करते हैं कि 10 घंटे हम बिजली देंगे, 4 घंटे 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है प्रदेश में। जो सिर्फ कांड हुआ है उसमें आज तक दोषियों के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ डॉक्टर पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। आप एजेंसी, स्टेट की ड्रग एजेंसी क्या कर रही है? उन्होंने जब तक कि बाहर से इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक तो कंपनी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हकीकत यह है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और जिस तरह से ये जो सत्र है, विधानसभा के सत्र जहां जनता की आवाज उठाई जाती है, वहां 3-3 दिन से सत्र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्मनाक है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कफ सिरप को लेके जिस प्रकार से आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एमवाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए कि हर युवा, हर बच्चे, हर छात्र जिनके लिए आप अधिकार है उनको कुपोषण की आज बात है। कुपोषण आज प्रदेश सबसे 1 नंबर पे हो गया देश के अंदर। ऐसी स्थिति क्यों? देखिए, सवाल बदलना एक आम बात है। जानकारी एकत्रित की जा रही है, कई सवालों में जवाब आते हैं विधायकों को, लेकिन विधायक अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, जन समस्याएं उठाते हैं। किसान की बात नहीं करना चाहती सरकार, न किसान को खाद देना चाहती। किसान परेशान है, न किसानों का आप समर्थन मूल्य पे आप खरीदना चाहते हैं। युवाओं को नौकरी नहीं, बैकलॉग पद की भर्ती नहीं हो पा रही। कानून व्यवस्था की आप देख रहे हैं किस प्रकार से ड्रग बिक रहा है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सरकार सत्र को छोटा करके चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों भागना चाहती है? क्यों प्रदेश की जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती विधायकों के माध्यम से? कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते ये कांग्रेस की आवाज नहीं, आम जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज है। बिजली में किस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, उन पे कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है और सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये 5 दिन का 3 दिन का सत्र बढ़ाया जाए, क्योंकि इस प्रकार अगर सत्र छोटे होंगे तो प्रदेश और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक नाजीवाद सरकारें हर जगह जहां भाजपा की सरकारें चालू हो गई है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विधानसभा
एकमात्र माध्यम होता है हर विधायक के लिए, चाहे वो विधायक सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विधायक विपक्ष का हो। एकमात्र हमारे पास विधानसभा का ही सदन होता है जहां हम हमारे क्षेत्र के जो मूल बातें हैं उनको रख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो पीड़ित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, जहां जहां कमियां हैं उन बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन जब विधायक अपनी मेहनत से जनता के बीच रहकर जनता के बिंदु उठाता है, प्रश्न पूछता है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना हमें बताए गए हमारे प्रश्न बदले जा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि हम अनेकों ध्यानाकर्षण लगाते हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, लेकिन जो हम सूचना भेजते हैं वो सूचना विभाग तक पहुंचती नहीं है। आप कल्पना कीजिए कितना गंभीर विषय है। जो ऐसे विधायक हैं जो निर्वाचित हैं 1-1 लाख मतदाताओं के माध्यम से, हमारी बात नहीं सामने आ पा रही विधानसभा के अंदर। आज आप देख रहे हैं किसान तड़प रहा है खाद के लिए, यूरिया, डीएपी के लिए। हमारे पूरे क्षेत्र में मक्का की फसल है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मक्का के दाम एमएसपी से आधे हो चुके हैं। लगभग गुना जिले में, अपने अशोकनगर जिले में, अनेकों आदिवासी जिलों में, झाबुआ तरफ भी, छिंदवाड़ा तरफ भी मक्का का दाम लगभग 1200-1500 के आसपास है, जबकि एमएसपी 2400 है। तो इन सब बातों को भी हमें रखना है। अगर चुनाव आयोग ये विचार कर रहा है कि केवल 2-3 हफ्ते में ही एक मतदाता की गणना हो जाएगी, सब कहाँ है कहाँ नहीं है इसका आकलन हो जाएगा, तो ये इनका बहुत बड़ा भ्रम है। कहीं ना कहीं जो जनता का अधिकार रहता है कि उनको अपने अपने स्थान पर, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर में उनका रहता है अधिकार वोट करने का, वो उनसे छीना जा रहा है। इसमें सीधी बात यही है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से जिस समय में ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, आज वो समय है जब अधिकतर अनुसूचित जाति के हमारे साथीगण, जनजाति के साथीगण बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, और जब बीएलओ जा रहा है उनके गांव में तो वहां नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वो वहां पे एब्सेंट मार्क कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है पूरी तरह से राक्षस और पुतना बन गई है। वो आज तक किसी की सुनी नहीं है। चाहे छिंदवाड़ा कांड में 25 बच्चों की हत्या वाला बात हो, उन्होंने सीरम कप के माध्यम से जहर दिया गया है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति है अधिकारी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और जिस कंपनी में दवाइयां बनी उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया अभी तक। और उसके बाद में इंदौर में जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर बच्चों को चूहे खा रहे, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात हो गई। और वैसा की वैसा कठीवाड़ा ब्लॉक मेरे विधानसभा में 15 नवंबर को मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और हमारे आदिवासी गौरव दिवस मनाने आए, लेकिन आदिवासी की ही बेटी हॉस्टल के अंदर मृत पाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री को एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। सवाल बदलती है सरकार, और सरकार पूरी तरह से विधायकों को गुमराह कर रही है, प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है। ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत बड़ी कमजोरी हम कह सकते हैं कि 22 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीला कफ सिरप पीने से उनकी मौत हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। बहुत अबोध बच्चे थे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कफ सिरप मार्केट में आया और वो बिक रहा है और लोग उसको अनजाने में लेके बच्चों को पिला रहे हैं, तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी। आप क्या कर रहे थे? आपका ड्रग विभाग क्या कर रहा था? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे इस विभाग के? तो सरकार को अपनी इस अक्षमता पे क्षोभ व्यक्त करना चाहिए, पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। और जो दोषी, मुख्य रूप से तो मैं कहूंगी स्वास्थ्य मंत्री दोषी है, राजेंद्र शुक्ला जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के। नैतिकता के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी उनकी है, उनको अपने ऊपर लेना चाहिए और अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे भारत देश के, मध्य प्रदेश के नौनिहाल है, जिनके जीवन की सुरक्षा की हम मांग करते हैं। प्रदेश में जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए उन पर
कोई विषय रखना हो तो उसका रखा जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब कांग्रेस की मानसिकता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हो, विधानसभाओं और लोकसभाओं को चलने देने की हो, जब उनकी हार की बौखलाहट सत्रों में अवरोध पैदा करने की होगी, तो निश्चित रूप से इसी तरह के ऐसे तर्कहीन मुद्दे सामने आते रहेंगे जिनसे जनता को कोई लेना देना। कांग्रेस की मुझे तो उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ही इस बारे में कोई व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब प्रश्न लगते हैं तो प्रश्नों में शब्दों को मर्यादा के अनुकूल और व्यवस्थित करने के लिए शब्दों में कुछ हेरफेर हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं हुआ है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन आमतौर पर शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है। उससे अब प्रश्न बदलना कहना कितना उचित होगा मुझे पता नहीं। मैंने पहले ही कहा कि इस विषय पर माननीय अध्यक्ष जी कोई व्यवस्था दे सकते हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक आग्रह जरूर कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। कफ सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा, वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी और हमने कंपनी को हमारे मध्य प्रदेश से टर्मिनेट कर दिया और सरकार ने सभी दूर उच्च स्तर के जांच के निर्देश जारी किए और सरकार ने विभागों को भी जांच के निर्देश जारी किए हैं कि इस मामले में हर हमेशा सतर्कता बरती जाए। कोई भी दवा आती है उसके टाइम लिमिट में लिबर्टी जांच भी लगातार होती रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। उसकी सेफ्टी करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी चिंता करना, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का वचनबद्धता है। अब कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है और लोगों को बता देना है कि हम तो बहुत चिंतित हैं। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे, जरा बताएं। रहकर अपनी आवाज उठाने का दायित्व दिया है। एक भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर विधानसभा के इस मंच का सदुपयोग करना चाहती है। जहां हम सार्थक कानून बनाना चाहते हैं तो उसके साथ ही हम जनता की समस्याएं ठीक ढंग से इस मंच पर उठे और उसका निदान हो सके, इसके लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस सीरियस नहीं है। कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो विधानसभा के सत्र को ही ये जवाब तो विधानसभा सचिवालय भी पहले दे चुका है। न सवाल बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही पर सदन के भीतर और बाहर कोई टिप्पणी होती नहीं है। सदन चल रहा है, कंडोलेंस में नेता प्रतिपक्ष भी बोले हैं, बाकी लोग बोले हैं, प्रश्नकाल चला है। तो मुझे लगता है सदन के बाहर कांग्रेस क्या करती है टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जब सदन चले मुझे लगता है कि ये टिप्पणी सदन की व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस के जो भी लोग ये बात कह रहे हैं उनको जाकर अध्यक्ष जी के सामने बात करनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी भाषा संसदीय भाषा। विधायक मधु भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्होंने किसानों से संबंधित विषय को रखा है। क्या विषय रहा और किसानों की क्या समस्याएं हैं उनसे जान लेते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि समस्या जो है उसके समाधान की तरफ सरकार
कितना गंभीर दिखी। आज आपने मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों की समस्याओं का विषय रखा है। आपका केवल विधानसभा क्षेत्र या संपूर्ण मध्य प्रदेश, क्या स्थिति दिखती है? मैं तो इस भारत की बात करता हूं कि किसान जहां 72% है, मध्य प्रदेश का किसान सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें जो बालाघाट जिला है वो हमारा धान का एक कटोरा है, जहां धान बहुत ज्यादा होता है। तो आज हमारा बालाघाट जिला जो अतिवृष्टि जो बारिश हुई उससे बहुत ज्यादा किसान हमारा प्रभावित हुआ है। जब किसान हमारा जब प्रभावित हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक सरकार की ओर आस लगा के देखता है कि मुआवजा हमको मिलेगा। निश्चित होना भी चाहिए ऐसा, एक इनका फसल बीमा योजना है, इनके भावांतर योजना है, कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ जब ढूंढता है, तो जब हमको अतिवृष्टि का लाभ ही नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पे किसान तो परेशान होगा। ऊपर से खाद डीएपी जिसका मानक उर्वरक जो है वो जिस नंबर के होने चाहिए उस नंबर का उसको मिलता नहीं है, तो किसान अपनी फसल वहां मार खाती है। और जब किसान को सोसाइटियों से जब लेना होता है खाद डीएपी वगैरह, तो वहां उपलब्ध ना होकर के उसको दुकानों से लेनी पड़ती है, तो किसान की आप समझ लीजिए कि हालत कितनी खराब है। तो किसान हमेशा से कहीं ना कहीं एक तो बिजली से परेशान होता है। अब मैंने ये मुद्दा रखा था, अभी आखिरी में मैंने संकेत किया था कि किसान को बिजली, पानी और खाद चाहिए, उचित बीज, वो अपनी पैदावार बढ़ा सके और भारत को और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। उस तारतम्य में अगर हम कोशिश ये करते हैं कि हम 12 बजे के बाद घर से निकलते नहीं, ठंड में 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, लेकिन एक किसान को रात से 12 से लेकर 4 बजे तक अगर आप बिजली दे रहे हो 10 घंटे की बिजली में आप 8 घंटे की बिजली दे रहे हो, उसमें भी आप रात को 12 बजे बिजली दे रहे हो, ये कहां तक न्याय उचित है? इन्हीं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मैंने सदन में सभापति महोदय के सामने अपनी बात मंत्री जी के सामने रखी। तो वहां जल संसाधन मंत्री भी थे उस वक्त, लेकिन वो उसी समय उठ के चले गए थे। जैसे जल की आवश्यकता है तो नहरों का मरम्मतीकरण हो, लाइनीकरण हो। मधुभगत जी, सरकार ये दावा करती है बिजली आपूर्ति हो और चाहे खाद की बात हो या अन्य विषय किसान से संबंधित हों, सरकार गंभीरता से काम कर रही है। आपको आज जो अपनी बात रख के क्या उम्मीद लगती है कि कृषि मंत्री ये समझ पाएंगे कि हालत बालाघाट जिले की क्या है, परसवाड़ा की क्या है? निश्चित तौर पे सदन से जब बात उठती है तो जिले तक, प्रदेश के, क्योंकि सदन जो बना है वो प्रदेश लेवल पे बना है और यहाँ की बात सीधे दिल्ली तक जाती है। तो सम्माननीय हमारे जो कृषि मंत्री सेंट्रल के हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वहां तक तो बालाघाट की बात जाएगी, क्योंकि वो भी बालाघाट का अपना उनका एक लगाव है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी लगातार बालाघाट आते हैं तो बालाघाट के संज्ञान उनको हमेशा रहता है। मैं कृषि मंत्री जी जो बालाघाट का शायद दौरा कम हुआ तो उनके संज्ञान में मैं बात डाल रहा था कि किसान पिटे ना फसल से, बरसात से, अतिवृष्टि से। किसान आज बहुत परेशान है। तो मैं समझता हूं कि ये बात जरूर उठेगी और ये बात के ऊपर जरूर होगा। मैंने प्रशासन को भी अपनी बातों में ले लिया कि मानक खाद का नंबर क्या होना चाहिए, ये भी मैंने अपनी बात रखी। बातें मैंने पॉइंट पे रखी है, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं। अगर आंकड़ों के साथ जाऊंगा तो मैं सरकार का नुमाइंदा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अगर समस्या बताऊंगा और अगर समस्या है तो उनके आंकड़े ऑटोमेटिक फेल है। इस बात को भी समझदारी से सोचना पड़ेगा। हम विपक्ष में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इनकी बुराई ढूंढें, हम अपनी भी बुराई ढूंढते हैं। आज जब हम चुन करके आए हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं हमने अच्छा काम किया और सच्चाई को सामने लाया, तभी जनता ने हमको खड़ा किया है। अगर हम खड़े होने के बाद जो इनके जो नकारे हुए काम है, जिनके ऊपर ये तालियां बटोरते हैं, जिनके ऊपर प्रशासन आंकड़ों पेश करता है और मंत्री उसको पढ़ करके सुनाता है, और सदन में बैठे अन्य विधायक, मेरे जिले के भी विधायक हैं, वो शाबाशी दे रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र का किसान परेशान है। तो ये हो सकता है कि पक्ष विपक्ष की एक लड़ाई हो, सत्ता पक्ष की विपक्ष की, लेकिन इसमें दोनों तरफ से पिस रहा है किसान। दोनों तरफ से किसान पिस रहा है और हालात तो चूंकि 1.5 साल सरकार कांग्रेस की रही, तो इसी तरह के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी सचिन यादव से पूछती थी, वो कृषि मंत्री थे। यहाँ एक विषय और मैं लेना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो उद्योग और रोजगार वर्ष मना रही है, तो क्या स्थिति आंक रहे हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र की, अपने जिले की? उद्योग की क्या संभावनाएं है और उस तरफ हम जा पा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे ये बहुत सारे इनके इन्वेस्टर मीट हुई है, प्रदेश भर के अंदर जगह जगह पे सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टर मीट हुई है, जिसमें बालाघाट को भी लाभ
होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि एक भी इंडस्ट्री बालाहाट के अंदर उपलब्ध नहीं हुई है, जबकि बालाहाट हमारा संभ्रांत जिला, बालाहाट के अंदर हम लोग माइनिंग लेके चलते हैं, बालाहाट में मैंगनीज है, बालाहाट के अंदर कॉपर है, बालाहाट के अंदर क्या नहीं है, बालाहाट के अंदर वन है, संपदा है, जिसका अथाह वनों का हमारा जंगल है, बालाहाट के अंदर पर्यटन के नाम से कान्हा नेशनल पार्क है। बालाहाट एक बहुत बड़ा राजस्व देता है इस प्रदेश को, इस देश को, लेकिन उसको एक विशेष पैकेज नहीं मिलता। और बालाहाट का जो बेरोजगार युवक है और जो एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के कारण एक किसान मजदूर का बेटा वो नागपुर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली की ओर पलायन करता है। तो ये जो सकारात्मक जो बता रहे हैं कि हम ये वर्ष मनाएंगे, रोजगार वर्ष, और एक तरफ वर्तमान परिस्थिति ये है, तो आप सोच सकते हैं सरकार को मदमस्त चाल में चलना, आंकड़े बताना है। चूक कहाँ होती है? देखिए, सरकार योजना बना रही है, आप भी सत्ता पक्ष में थे, कांग्रेस लंबे समय सत्ता पक्ष में रही है, सत्ता में रही है, योजना सरकार बनाती है, क्रियान्वयन में कहीं चूक होती है। चूंकि हम मिलेट्स के प्रमोट करने की बात कर लें, हम उद्योग बड़े लगाने की बात कर लें, छोटे समूहों की बात कर लें, तो हर हाथ को काम मिले, ये प्रयास कांग्रेस का भी सत्ता में रहते हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा करती है। लेकिन चूक कहाँ हो जाती है कि वो तमाम योजनाएं जो आप लोग यहाँ बैठकर बनाते हैं, मंत्रालय में बैठकर बनाते हैं, वो धरातल पर दम तोड़ देती है। निश्चित तौर पे ये सरकारें जब बनती है तो सरकारों का अपना एक मापदंड होता है, उस मापदंड के मायने होते हैं कि हमको किस जिले में किस तरीके का विकास करना है। तो निश्चित तौर पे अगर विकास करना है और इसको अर्थ को मजबूत करना है तो मापदंड उद्योग से पहले किसान को जल, बिजली, उर्वरक, बीज ये दे तो ऑटोमेटिक एक हमारा किसान मजबूत होता है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दूसरी तरफ उद्योग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिले का होना चाहिए, जिसके अंदर इंडस्ट्री होनी चाहिए, दोनों सरकारें वादे करती है, दोनों सरकारें बोलती है कि हम ये काम को सिद्ध करेंगे। मैं मान के चलता हूं पिछले 22 साल में माननीय कमलनाथ जी को मात्र 18 महीने मिले थे, जो वो किसान के दम पे सरकार बन के आई थी। उन्होंने 27 लाख किसान का कर्ज माफ किया और मेरे बालाहाट जिले का 263 करोड़ माफ किया, और साथ में उन्होंने इन्वेस्टर मीट की, उन्होंने अपनी योजना प्लान की, उन्होंने सिंहस्थ के लिए योजना बनाई, उन्होंने भोपाल के लिए जो अभी हमारी मेट्रो लाइन की भूमि पूजन वगैरह, डीपीआर वगैरह सब बनाया। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को करना होती है, लेकिन एक सरकार जो 22 साल से नहीं है और एक सरकार को 15 महीने से आकलन करना अभी ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये 22 साल का आकलन जो आज 22 साल के अंदर भी आज हम किसान के लिए परेशान हैं, 22 साल के लिए हम बेरोजगार के लिए परेशान हैं, 22 साल के लिए हम पीने के पानी के लिए परेशान हैं, 22 साल के लिए हम वो काम दे ही नहीं पा रहे हैं जिस काम से हमारा किसान खुश हो, हमारा बेरोजगार युवक खुश हो, और हमारी बच्चियां जो शिक्षा के लिए नंबर 1 बालाहाट की मानी जाती है, बेटा और बेटी, जो हमारा जो बालाहाट का जो आंकड़ा है 50-50 का है, 50% महिला 50% पुरुष है, लेकिन वहां का जो एजुकेशन है बहुत हायर है बालाहाट का। तो ये ऐसा क्यों? 2019 से एमपीपीएससी की फाइलें लटकी पड़ी है। आप कैसे कह सकते हो कि बहुत संभ्रांत सरकार चल रही? आप कैसे कह सकते हो कि हमने इन 18-20 साल में इतने रोजगार, इतने उद्योग, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री की जो स्किल इंडिया है, सरकारों के प्रयास हैं, नीचे धरातल पर क्या गड़बड़ है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है। आप बालाघाट का उदाहरण दे रहे हो, अगर युवा एजुकेशन में बहुत आगे हैं तो जागरूक हैं, किसान भी निश्चित तौर पर जागरूक होगा। चूक कहीं होती है और वो पकड़ना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे मैं 2018 में तो चुनाव लॉस कर गया था, सरकार में मैं नहीं था, लेकिन 2023 में मैं फिर चुन करके आया हूं। तो हम एक मनुष्य है, इंसान है, और चूक कौन सी हुई उसको पता करना और फिर जीत के आना, अगर हम स्वयं के लिए ये कर रहे हैं तो हम निश्चित तौर पे ये चूक का भी पता कर रहे हैं कि सरकारें गलत कहाँ है। लेकिन प्रशासन के ऊपर नकेल कसना बहुत अति आवश्यक है। प्रशासन बेनकेल हो गया है। आज लॉ इन ऑर्डर जो आपका है वो ध्वस्त है। लॉ इन ऑर्डर में ये हो रहा है कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और मंत्री अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, और इसमें चुनिंदा कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को चला रहे हैं। अगर इनका तालमेल सही नहीं है तो ये जो 1500 रुपए दे दो या 3000 रुपए दे दो और चुनाव जीत लो, या बिहार जैसे में 10,000 दे दो चुनाव जीत लो,
इससे भारत का भला नहीं होना, ना अर्थ का भला होना, ना बेरोजगार युवक का भला होना। भला होगा कब? जब उसका पूरा परीक्षण होगा, परीक्षण में उत्तीर्ण होगा, उत्तीर्ण में उसको प्रमाण मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा, उसका परसेंटेज तय होना चाहिए, उस हिसाब से रोजगार तय होना चाहिए। कहते कि बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आपने सवाल उठाया इसलिए मैंने इतना बोला। चिंता यही है कि गंभीर आप भी हैं, गंभीर सरकार भी है। जनप्रतिनिधि को तो हर साल में परीक्षा देनी होती है ना। 2018 अगर आप फतह नहीं कर पाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो मधु भगत की मंशा थी वो धरातल पर सिस्टम ने नहीं किया, इसी के कारण जनता में नाराजगी रही। तो ये तो बहुत जनप्रतिनिधि के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, सिस्टम ठीक नहीं है तो उसके लिए तो मुसीबत। देखिए, भविष्य में अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है, सरकार बनती है हमारी, तो निश्चित तौर पे ये जो बारीकियां हैं, जितनी बातें हमने रखी, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नियमित, जिस प्रकार से हम बोलते हैं सूर्योदय को देखना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए, उसी प्रकार से हम बोलेंगे कि सरकार को सबसे पहले तो जमीन पे बैठना सीखना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए और ये नापना चाहिए कि कितने बेरोजगार युवक युवती हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कितने किसान हैं और कितने ऐसे बिचौलिए हैं, कैसे ऐसे ठेकेदार हैं, जिनकी चिन्हित करना चाहिए जो सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पे इस प्रदेश को लूट रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। गंभीर मुद्दा आपने ले लिया। हमारे साथ मधु भगत जी थे जिन्होंने विधानसभा के अंदर किसानों की समस्याएं रखी हैं और उन्हें सरकार कितनी गंभीरता से लेती है ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन हाँ, वो अपने विधानसभा क्षेत्र का चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, उनकी लगातार चिंता कर रहे हैं। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।